तक वेरिएबल वाली लाइन पे हमारा इंटरप्रेटर नहीं पहुंच जाएगा जावास्क्रिप्ट का, तो ये फंक्शन उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर यही फंक्शन अगर हम ऐसे बनाते तो चल जाता ना, क्योंकि फंक्शन वही रहता है, पूरा फंक्शन टॉप पे चले जाता है। ठीक है, तो इससे हम बना रहे थे फंक्शन नॉर्मल भी, कि जिससे जो है ना हम तो इससे बच जाते हैं और फंक्शन को जहाँ बनाया जाए उसके बाद ही कॉल हो जाए। सही। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि ना इस तरह बनाया जाता है फंक्शन। इस फंक्शन के बारे में पता है क्या होता है? बताइए। immediately invoke function expression क्या होता है? इसका फायदा क्या है? देखो टेस्ट आ रहा है ना, देखो ये फंक्शन बनाया खुद ही कॉल हो गया, लेकिन फायदा क्या हुआ इसका? मैं कोड ऊपर लिख देता तो चली जाता बगैर फंक्शन के। तो मैं तो ये फंक्शन बनाने का क्या फायदा हो रहा है, कोई बता सकता है? पता है आपको? हाँ जी, जहाँ कॉल तो नहीं कर सकते ना, इसका नाम खुद कॉल हो गया। ये तो जावास्क्रिप्ट रन होते ही खुद कॉल हो गया। इसको ये बोलते हैं फिर, ठीक है ना, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। आप क्या कह रहे हो? स्कोप का फर्क है, उससे फायदा हाँ ठीक है, तो जवाब तो सही है। ठीक है, तो होता ये है कि हम ना वेरिएबल बनाते हैं जब बाहर से या लेट से कोई भी, तो अब हमें जो है ना, हम जो भी वेरिएबल बनाएंगे ना ऐसे जावास्क्रिप्ट में, तो उसका जो स्कोप होगा ना वो ग्लोबल होगा। ऐसा ही अब इस फंक्शन को ना मुझे प्राइवेट करना है, इस वेरिएबल को, सॉरी क्या मैं चाहता हूँ, देखो मैंने ना वेरिएबल यहाँ पे बनाया लाइन नंबर 5 में, लाइन नंबर 6 में यूज किया, और इसके अलावा मेरा इस फंक्शन वेरिएबल का कोई काम नहीं आगे। लेकिन फिर भी अगर मैं लाइन नंबर 11 12 में आके console.log ये करूँगा, यहाँ पे भी मिल रहा होगा ये, और कोई भी चाहे तो यहाँ से इसको अपडेट भी कर दें। ठीक है, लेकिन मुझे इसका काम सिर्फ यहीं पे था, तो मुझे इसको किसी तरह सेफ सिक्योर करना है, प्राइवेट करना है, समझे? तो मैं इसको जो है ना फंक्शन के अंदर बना के ले जाऊँगा, तो इस काम के लिए ये फंक्शन यूज होता है। जब अब ये प्राइवेट हो गया, देखो नीचे ये अपडेट नहीं होगा, ना मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है भाई, टेस्ट आ गया। अच्छा, अपडेट तो हो गया था, उसमें फिर प्रिंट हो गया, सही है ना? तो खैर फंक्शन ने वेरिएबल को हमारे प्राइवेट कर दिया, क्योंकि बाहर का जो स्कोप है ना वो क्या होता है? फंक्शन स्कोप। ठीक, ग्लोबल तो होता है, लेकिन हम बोलेंगे क्या? फंक्शन स्कोप। के बाहर अगर फंक्शन के अंदर बनाए ना तो फंक्शन के बाहर वो नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसका हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही मेरे नॉर्मल फंक्शन हम देख रहे थे, तो मैंने बता दिया। अच्छा, एरो फंक्शन का क्या सिंटैक्स है? एरो फंक्शन ना, जैसे नॉर्मल फंक्शन तो फंक्शन एक्सप्रेशन भी बनता है, वेरिएबल भी बना रहे हैं हम, बगैर वेरिएबल के बना सकते हैं। एरो फंक्शन को बगैर वेरिएबल के नहीं बना सकते, वो बोलता है हमेशा वेरिएबल के साथ ही बनाओगे आप। ठीक है ना, और फिर वेरिएबल के साथ बनाएंगे तो कॉल भी बाद में ही करेंगे, फिर उसको पहले कॉल नहीं होगा, डिक्लेरेशन से पहले कॉल नहीं होगा। तो एरो फंक्शन बनाना है तो हम इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं। जो फंक्शन कीवर्ड है, फंक्शन कीवर्ड राउंड ब्रैकेट्स तो आते हैं नॉर्मल वाले में, जो फंक्शन कीवर्ड है उसको रिप्लेस करा है इस एरो ने। ठीक है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ये एक एरो बन गया। फंक्शन कीवर्ड की जगह ये एरो आ जाना चाहिए, और फिर उसके आगे कर्ली ब्रैकेट। बाकी सब वही है, देखिए ये पैरेंथेसिस भी थे नॉर्मल फंक्शन में, ये कर्ली ब्रैकेट्स भी थे, बस क्या हटा यहाँ से? फंक्शन कीवर्ड। और फंक्शन कीवर्ड की जगह
ये एरो आ गया। क्लियर है? अभी बिल्कुल एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है ना? बिल्कुल एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम कर रहा है। अच्छा, इसमें कोई आर्गुमेंट भी पास होंगे, ठीक है, से ए और बी, ठीक है। इसमें हम इस तरह आर्गुमेंट को रिसीव भी कर सकते हैं, सब कुछ होगा, ठीक है। और यहाँ से इसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, जरूरी है, ठीक है ना? देखिए रिजल्ट रिटर्न भी हो गया। अच्छा, अब सब कुछ हो रहा है। अब ये रिटर्न कीवर्ड भी ये बोलते हैं कि आप यूज नहीं करो, अगर कब यूज नहीं करो, जब आपके पास सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। सिंगल लाइन स्टेटमेंट इसका मतलब क्या? देखिए फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक ही लाइन लिखी हुई है और रिटर्न हो रही है। जब एक ही लाइन लिखी हुई है ना, तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, रिटर्न हटाओ, कर्ली ब्रैकेट हटाओ और इसको एरो के सामने इस तरह ले आओ, तो ये रिटर्न हो जाएगा खुद, ठीक है। तो फंक्शन मतलब और ज़्यादा शॉर्ट हो गया। क्लियर? ये देखिए अभी भी चल रहा है। अच्छा, अगर मुझे इसके साथ और कुछ भी करना होता, जैसे वेरिएबल बनाना होता तो फंक्शन के अंदर, तो फिर तो वही होता सेम। समझ में आया? अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो फिर इस तरह सिंगल लाइन में एरो के सामने हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर हो, सही है, और हमारे पास काम ये हो कि पैरामीटर को रिसीव करें और उसको स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर दें, सही ना? हो सकता है तो स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग बन के रिटर्न हो गया। अब हमारे पास एक पैरामीटर है, सिर्फ एक, तो ये बोलता है अगर आपके पास एक पैरामीटर है ना, तो आप ना ब्रैकेट भी हटा दो पहले, ठीक है। अब ये फंक्शन में सिर्फ क्या रह गया? ये एरो, ये एरो ही पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको चला रहा हूँ, अभी चल रहा है, तो ये अभी भी एक फंक्शन है। इसको आप कंसोल करा के देखेंगे, एरो हटाओगे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए अभी भी एक फंक्शन है और इसको आप कॉल करवा के इसको पैरामीटर पास करना है, और ठीक है। और अगर पैरामीटर नहीं होगा तो भी पैरेंथेसिस बनाना है, या एक से ज्यादा होगा तो भी पैरेंथेसिस बनाना है। क्लियर? अब उसकी वो तो वेरिएबल है ना। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा जावास्क्रिप्ट में कि कोई चीज जो है ना var let const पर डिपेंडेंट होगी, ऐसा नहीं होता। var let const तो वेरिएबल है ना, तो उसका तो हमने सीख लिया ना, वो क्यों यूज होता है, सही? तो var होगा ना, फंक्शन कोई होगा, क्यों मिलेगा? तो ये फंक्शन का नाम ऊपर मिलेगा ना। अभी तो ये लेट भी ग्लोबल ही है, ग्लोबल है ना लेट भी, तो ये बना हुआ कहाँ है? बाहर बना हुआ है। लेट का स्कोप क्या होता है? ब्लॉक स्कोप होता है ना। अगर किसी ब्लॉक के अंदर होता है तो ब्लॉक होता है, अभी यहाँ बना हुआ है तो ग्लोबल है। अगर आप इसको ऊपर कॉल कर देंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्या बोलेगा ये? अभी तो फंक्शन का एरर नहीं आएगा, अभी तो लेट का एरर आ जाएगा। वो बोलेगा लेट आपने बनाया नीचे, यूज पहले करो। देखो लेट का एरर आ गया, कैन नॉट एक्सेस एबीसी बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये लेट का एरर है। चलो अगर मैं बाहर कर दूं, आप वेरिएबल मिल जाएगा इसको, लेकिन फंक्शन अभी नहीं मिलेगा। ये बोल रहा है वेरिएबल मिल तो गया, लेकिन वो वेरिएबल एबीसी फंक्शन नहीं है, वो अनडिफाइंड है। फंक्शन क्यों नहीं? क्योंकि अभी इस लाइन का नंबर नहीं आया। जब उस लाइन का नंबर आएगा तो ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट को मिलेगा। क्लियर है? तो ये इसका सिंटैक्स का फर्क हो गया, समझ आ गया सिंटैक्स भाई? ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने ये किया हुआ, सिंगल आर्गुमेंट, सिंगल एक्सप्रेशन, नो आर्गुमेंट्स, नो आर्गुमेंट्स में भी एंटी पैरेंथेसिस लगाएंगे। मल्टीपल एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास ये वेरिएबल अपडेट हो रहा है, कोई कंडीशन लगी हुई कुछ है, तो फिर नॉर्मल रिटर्न होगा। सिंगल पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दिस
अच्छा इसमें दिस का ये इसको भी समझते हैं एंड में, ठीक है ना। पहले इसमें और भी फर्क है वो देख लेते हैं। जैसे एक नॉर्मल फंक्शन में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये दिखने में तो छोटा सा लग रहा है नॉर्मल फंक्शन, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं, ठीक है, तो कॉल जाता है, लेकिन ये फंक्शन भी एक पूरा ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। जैसे मैं foo डॉट कॉल, ये भी फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। foo डॉट बाइंड कॉल, ठीक है, बाइंड जो है ना किसी डेटा ऑब्जेक्ट को फंक्शन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। अप्लाई भी कॉल करता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ, ब्लैंक नेम और बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब क्यों भाई, ये नॉर्मल फंक्शन है, तो पहले इसको कॉल करने के लिए ना अलग अलग ये मेथड यूज हुआ करते थे, और हर मेथड की ना एक पूरी डेफिनेशन है। अप्लाई देखेंगे तो ये पूरा बता रहा है, कॉल द फंक्शन सब्स्टिट्यूटिंग द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट फॉर दिस, ठीक है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, इसके साथ आप अप्लाई कर रहे हो, फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई फंक्शन को ये ऑब्जेक्ट भी मिल जाए। तो इस तरह हर मेथड का एक पूरा पर्पस था, ठीक है, लेकिन फिर आप इसको इस तरह भी कॉल करते हैं तो हो जाता है। अच्छा अब इसमें हम अगर ना मल्टीपल आर्गुमेंट पास करते हैं बगैर पैरामीटर रिसीव किए, फंक्शन के अंदर ना आर्गुमेंट का कीवर्ड मिल जाता है आपको, ये आर्गुमेंट्स, इसमें सारे आर्गुमेंट आपको मिल सकते हैं। देखिए 2 4 6, जैसे मुझे आर्गुमेंट 0 चाहिए तो मुझे 2 मिल जाएगा। देखिए आर्गुमेंट 1 पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी पास किया गया है, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, वो मैटर नहीं करता। तो बोलो 0 पे क्या है, ये बोलेगा भाई टेस्ट, ठीक है। तो ये और भी बहुत चीज़ें होती हैं फंक्शन, मतलब ये बहुत हैवी है, फुल लोडेड है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, तो इससे अच्छा फिर यही होगा ना कि भाई वो एरर फंक्शन यूज़ करें जो कि लाइट वेट है ना, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें है ही नहीं, बस हमारा जो फंक्शन का काम उससे पूरा हो रहा है ना, उसमें आर्गुमेंट्स मिलते हैं हमें इस तरह कीवर्ड, ना हमें कॉल करने के अलग अलग मेथड्स मिलते हैं, तो इतना वो हैवी के ही हाँ, एरर फंक्शन में ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो बिल्कुल लाइट वेट फंक्शन है वो, लाइट वेट जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस में फर्क तो पड़ेगा ना भाई। अब ये फंक्शन जब आप बना रहे हैं तो इसके साथ पीछे वो सारी चीज़ें बन रही हैं, तो ये समझ आ गया। ठीक है, तो हम कोई डॉग पढ़ लेते हैं। सिंटैक्स हमने देख लिया, रिटर्न कीवर्ड हमने समझ लिया, नो आर्गुमेंट कीवर्ड चाहिए, ये पता चल गया अभी कि भाई इसमें आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता। अच्छा इस पर भी हम आते हैं लास्ट में। एरर फंक्शन को कंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है ना बाकी की चीज़ें होती नहीं है कुछ। तो अच्छा तो फिर क्या यूज होगा, तो ES6 में कंस्ट्रक्टर के लिए ना क्लास इंट्रोड्यूस हुई है, तो इस तरह क्लास बनती है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बनता बल्कि क्लास बनती है, ठीक है। ठीक है, इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हम डायरेक्टली, मतलब इसको बनाने के लिए वेरिएबल लाजमी हमें चाहिए होता है, सही है। बगैर वेरिएबल के एरर फंक्शन को हम नहीं बना सकते, तो हमें वेरिएबल चाहिए होगा। वही बात हो गई, अगर वेरिएबल बनाए तो एक्सेस भी नहीं होगा इनिशियलाइजेशन से पहले, ठीक है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो है इसका दिस समझ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ना। दिस समझने से पहले जाहिर सी बात है, पहले नॉर्मल फंक्शन का बिहेवियर बताओ आपको कि क्या होता है। तो मैं इसमें अगर कंसोल.log दिस लिख दूं तो क्या होगा,
क्या होगा? विंडो आएगी, आ गई, क्यों आई? पेरेंट था नहीं, ये मैंने शायद बताया था। ये बताया था, ठीक है ना। तो नॉर्मल फंक्शन ना अपने स्कोप को क्रिएट करता है, और अभी के केस में ना दिस मतलब इसके पास कोई भी स्कोप मौजूद नहीं है, कॉन्टेक्स्ट मौजूद नहीं है, और दिस जो है ना इसको मिल रहा है अनडिफाइंड, ठीक है। दिस क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड, ठीक है। तो इससे क्या होगा? दिस अनडिफाइंड मिल रहा है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, जहां भी जावास्क्रिप्ट को दिस अनडिफाइंड मिलता है ना, भले फंक्शन के अंदर नहीं कहीं और भी, जहां भी दिस जावास्क्रिप्ट को अनडिफाइंड मिलता है, तो जावास्क्रिप्ट उसमें ऑटोमेटिकली ग्लोबल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देती है, ऐसे ही। तो ये रीजन है जिसकी वजह से दिस है। जैसे मैंने शायद बताया था कि आपको कि भाई यूज स्ट्रिक्ट अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा? अनडिफाइंड आएगा। तो हमने बोला भाई स्ट्रिक्ट चलो, आप नहीं डालो अपनी पर्सनल चीजें, जो हमारी गलती है वो रहने दो। तो इससे देखिए फंक्शन के इसमें अनडिफाइंड दिया, तो फंक्शन का दिस जब जब अनडिफाइंड होगा और यूज स्ट्रिक्ट हमने यूज नहीं किया हुआ होगा, तो जावास्क्रिप्ट उसमें खुद ग्लोबल ऑब्जेक्ट स्टोर कर देगी, इसको ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सही ना? क्लियर? हाँ, अभी अगर ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ था फंक्शन, इसमें एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट का, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ठीक है, स्टूडेंट लास्ट नेम, गेट नेम का फंक्शन इसमें बना लिया। अच्छा, अब इसमें अगर दिस होगा तो क्या होगा? स्टूडेंट डॉट गेट नेम, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन बना हुआ, बन सकता है ना, ये भूल गए, बन सकता है, ठीक है। तो अब दिस है, देखिए क्या आया, ऑब्जेक्ट है। अब भले यूज स्ट्रिक्ट है कुछ भी है, वो तो आपके ऑब्जेक्ट ही है ना, अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्यों है अब इसके अंदर? क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट, ये अभी फंक्शन जो है ना ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। अच्छा, अब इससे भी पहले एक चीज ये समझनी होती है कि ना हाउ दिस फंक्शन इन्वोक, मतलब इसको कॉल कैसे किया गया है। अभी इसको कॉल किया गया है ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे स्टूडेंट डॉट गेट नेम, मतलब इसको डायरेक्टली कॉल नहीं किया गया ऐसा, इसको कॉल किसके थ्रू किया गया है? ऑब्जेक्ट। कि भाई जैसे एक होता है फ्रेंड और एक होता है म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड पता है ना क्या होता है? फेसबुक में होता है, फेसबुक के कॉन्टेक्ट से। म्यूचुअल फ्रेंड का क्या मतलब होता है? दोस्त का दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्त के दोस्त को आप कैसे जानते हो? दोस्त के रेफरेंस से जानते हो, ठीक है ना। तो जब दोस्त का दोस्त होगा तो रेफरेंस किसका होगा? दोस्त का। आप बोलोगे भाई ये मेरे दोस्त का दोस्त है। अच्छा, अब बंदा डायरेक्ट होगा आपके सामने तो आप बोलोगे पता नहीं कौन है, मैं तो नहीं जानता, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन देखो, कॉल किसके थ्रू हो रहा है? स्टूडेंट के थ्रू। तो फंक्शन को दिस में पता है कि भाई स्टूडेंट के थ्रू कॉल रहा हूं मैं, तो दिस के अंदर स्टूडेंट मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए हम इसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ गेट नेम, और अब मैं इसको इस तरह से कॉल करता हूँ। देखो चेंज हो गया। क्या किया मैंने? ये पहले स्टूडेंट में से फंक्शन को बाहर निकाला, फिर जो है डायरेक्ट कॉल कर दिया। मतलब दोस्त के दोस्त से बोला कि इसको छोड़ो, ये तो बेकार बंदा है, मेरे से डायरेक्ट बात कर रहा है, डायरेक्ट उससे दोस्ती कर, कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट
में से गेट नेम को बाहर निकाला, वेरिएबल में रख दिया और फिर उसको डायरेक्ट कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब क्योंकि ये डायरेक्ट कॉल हो रहा है, किसी का सहारा नहीं ले रहा कॉल करने के लिए, जैसे पहले स्टूडेंट डॉट गेट नेम करना पड़ रहा था ना, अब हमने इसको डायरेक्टली एबीसी लिखा है, तो यहाँ पे फिर से अनडिफाइंड मिलना शुरू हो गया। अनडिफाइंड मिलना शुरू हो गया तो जावास्क्रिप्ट ने विंडो डाल दिया, ग्लोबल ऑब्जेक्ट डाल दिया। समझ में आ गया? तो ये नॉर्मल फंक्शन का बिहेवियर है। यहाँ पे एरो फंक्शन का कुछ भी वो नहीं था, ये सारा कुछ मैंने बताया नॉर्मल फंक्शन के बारे में। क्लियर है? नहीं, वो तो ऐसे ही होगा। हाँ, बहुत तो इसी तरह ही होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल फंक्शन का मैंने बिहेवियर बताया कि नॉर्मल फंक्शन जो है ना ऐसे बिहेव करता है। ठीक, समझ में आ गया कैसे बिहेव करता है? बताओ। जैसे आपको ना सवाल होगा कि यार ये ना फंक्शन के अंदर दिस क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे भाई फंक्शन के अंदर ना दिस की वैल्यू जो है ना वो डिपेंड करती है कि फंक्शन कॉल किस तरह हुआ है। ठीक है, अगर तो फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है और वो ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो दिस के अंदर वो ऑब्जेक्ट होगा पूरा। और अगर वो फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं हुआ, डायरेक्ट कॉल हुआ है, तो उस दिस के अंदर अनडिफाइंड होगा। लेकिन अनडिफाइंड होगा तो जावास्क्रिप्ट उसमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट स्टोर कर देगी। ठीक है, अच्छा इसको कुछ बोलते हैं, ये जो वर्ड याद नहीं आ रहा, जिसको मैं बताता हूँ, ये इंटरव्यू में बताना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो इस फीचर को हम कुछ बोलते थे जावास्क्रिप्ट के, नहीं हर कोई बताता भी नहीं है ना, किसी को पता भी नहीं होता इंटरनेट पे। ठीक है, देखते हैं स्टैक और फ्लो क्या बोलता है। ठीक है, तो इस पर नहीं मिलता तो फिर हम जीबीडी बाय से ट्राई करते हैं कि इसको बोलते क्या थे, मतलब क्या हो रहा है वो तो पता चल गया। ठीक है, इसका एक नाम है कि इस जावास्क्रिप्ट भाई, ये इस नाम को हम लेंगे ना तो पता चल जाएगा जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड में जो है ना वो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट डाल देती है। ठीक है भाई, तो हाँ देखिए ये बता दिया इसने। काम की बात देखो इसने मैंने बताई। बाइंडिंग भी बोलते हैं। खैर याद आ रहा तो फिर बता देंगे, सही है ना? तो खैर पता चल गया, लेकिन कि भाई दिस जो है ना डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसे कॉल होगा। अगर फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा तो दिस के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, और डायरेक्ट कॉल होगा। देखिए इसको फंक्शन को कॉल करने के लिए किसी चीज का सहारा नहीं लिया, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट कॉल हो रहा है तो अनडिफाइंड।
अच्छा अब एरो फंक्शन क्या करता है? एरो फंक्शन दिस को जानता ही नहीं। एरो फंक्शन बड़ी आसान चीज है। एरो फंक्शन तो है, मैं नहीं जानता जिसको बोलता है। मेरा जो पेरेंट था ना, जहाँ पे मैं बना हूँ, जो मेरा पेरेंट था, उसके पास जो दिस होगा ना वही मेरे पास होगा, समझे? एरो फंक्शन क्या बोलता है? मैं जिसको नहीं जानता, फंक्शन कैसे भी कॉल हो रहा है मुझे नहीं पता, हो जाएगा। मेरा जो पेरेंट है ना, चाहे वो कोई भी है, उसके पास जो जिसकी वैल्यू है मैं वही इनहेरिट कर लूँगा, ठीक है? अब जैसे अगर मैं ना इसको एरो फंक्शन बनाऊं, तो अब इसको अगर मैं कॉल करूंगा गेट नेम, तो बताएं क्या आना चाहिए? तो पूरा ऑब्जेक्ट आएगा सर, ऑब्जेक्ट आएगा। तो अभी मैंने बताया है सब ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे क्यों आएगा? समझे नहीं ना? मैंने क्या बोला? एरो फंक्शन के पास कोई दिस नहीं होता। दिस की वैल्यू वो लेते हैं अपने पेरेंट से, पेरेंट को नहीं ले लेता कि पूरा पेरेंट ही मेरे पास आ जाए, पेरेंट से दिस की वैल्यू लेते हैं। ये नहीं तो क्या आएगा? अनडिफाइंड पेरेंट ऑब्जेक्ट है ना सर, क्या आ सकता है भाई बताओ? पेरेंट ऑब्जेक्ट है। हाँ पेरेंट का ऑब्जेक्ट है। पेरेंट का ऑब्जेक्ट आएगा, क्या रहे हैं? स्टूडेंट ही आएगा इसका मतलब, ठीक है ना? आसान समझाया ना? मैंने क्या बोला? एरो फंक्शन के पास कोई दिस नहीं होता। इसका पेरेंट अभी कोई है नहीं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, विंडो है। इसका पेरेंट जो है ना वो क्या है, वो समझो ये स्टूडेंट है, इसको पेरेंट नहीं बोलेंगे, समझे? हमारे पास ना जावास्क्रिप्ट में ना स्कोप होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, कोई एक स्कोप है, उसका फिर पेरेंट स्कोप है, तो ये चाइल्ड पेरेंट बोल रहे हैं हम। तो एरो फंक्शन जो हमने बनाया ना, इसका पेरेंट कोई है नहीं, और इसका पेरेंट समझो ये है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो लाइन नंबर 21 में इसकी वैल्यू विंडो थी, तो इस वजह से एरो फंक्शन के पास भी क्लियर है ना? कि मैंने क्या बोला? एरो फंक्शन के पास अपना देश नहीं होता। वो क्या करता है? बोलता है मेरे पेरेंट के पास दिस की वैल्यू जो भी थी ना, मैं वही ले लूँगा, ठीक है? तो चलो अब इसमें और थोड़ा हम देखते हैं। अच्छा इसको अगर किसी और तरीके से कॉल कर दें, उसको कर देते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है? वही रहा ना? क्यों वही रहा? बोला मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कैसे भी कॉल कर दो, ठीक है? मैं तो क्या करूँगा भाई, पेरेंट के पास जो है वो देखूंगा और ले लूँगा। आसान हो गया ना? अच्छा आप इसमें ना हर कोई अपने अपने तरीके से समझाता है। नेट सर्च करोगे क्योंकि क्या पता लगेगा क्या, तो हम इजी सोल्यूशन ढूंढते हैं। इजी सबसे आसान तरीका क्या है जो हमें समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है ना? थ्योरी तो इसकी बहुत है, जैसे अभी चैटजीपीटी ने दी, पता नहीं क्या क्या दिया। थ्योरी इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन आसान चीज़ समझ लें कि भाई ये है, ठीक है ना? तो अब इसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये कैसे भी कॉल हो रहा है। अच्छा अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। अब हम नॉर्मल फंक्शन पे आ गए दोबारा से, ठीक है? तो क्या आएगा इसमें? जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों आया ऑब्जेक्ट? देखिए थ्रू कॉल हुआ है। अच्छा हमें फंक्शन क्या मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ना एक बनाता हूँ एरो फंक्शन। तो मुझे बताया अगर मैं यहाँ दिस लिख दूँ तो क्या होगा? हाँ लाइन नंबर 28 में इसमें निशानी में लगा देता हूँ, इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ जी विंडो आएगी।
सर अपडेट है इसके पेरेंट के बाद विंडो कोई है, इसका पेरेंट अभी फंक्शन हो गया ना, विंडो कोई था अभी तो देखा, उसको कॉल कैसे किया है, तो इसके पास क्या होगा, विंडो क्यों होगा, क्या हो गया, ये लो हटा दिया, अभी तो देखा हम चला के, ये ऑब्जेक्ट है ना इसके पास, तो एरर फंक्शन के पास क्या आएगा, देख लो, विंडो भी आ सकता है भाई, आ सकता है यार, अभी असल जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी क्या है, ये भाई घुमा देती है, पाइथन आसान है, मैं सबको बता रहा हूँ, पाइथन बहुत आसान है, जावास्क्रिप्ट मुश्किल है, ठीक है ना। अच्छा क्यों पता चल गया आपको, क्योंकि मैंने आसान समझा दिया ना, कि एरर फंक्शन बोला भाई मैं तो इसको जानता ही नहीं है कौन है, ठीक है ना, तो आप मैं दिस देखूंगा ना तो मैं पेरेंट से देखूंगा, पेरेंट के पास जो दिस की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा चलिए देखिए अब क्या क्या चेंज होगा मुझे बताना, मैं तो बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक है चलो चलो बताओ, विंडो आ जाएगा, इसमें विंडो आएगा, इसमें विंडो क्यों भाई, देख लो क्योंकि कॉल तो डायरेक्टली ये हो रहा है ना, ये तो नहीं हो रहा ना ऐसे, ये नहीं हो रहा, लेकिन सर उसके पेरेंट के पास तो विंडो है ना। अच्छा सही है भाई, बस ये याद रखना, बस सेट है, और किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया भाई। तो अब देखते हैं इंटरनेट पे थोड़ा क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, क्या क्या है देख लें। तभी सर बोलते हैं कि मैं चोरी करता हूँ, करता नहीं और खुद इतनी चोरी से बना तो बोलते हैं कि चोरी से बनाने में मुझे मज़ा नहीं आता, ठीक है ना भाई, तो इंटरनेट पे थोड़ा देखना है क्या लिखा हुआ है, सारा चोरी चोरी चल रही है अभी तक। ठीक है, we use arrow function to concise simple function that doesn't require the on this binding or other special features, ठीक है ना। देखिए ये लिखा हुआ है कि भाई इस फंक्शन के अंदर कोई this binding नहीं होती है फंक्शन के अंदर। Use regular function when you need more control over this when defining method within classes or when working। अच्छा क्लासेस के अंदर क्योंकि क्लासेस भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन की रिप्लेसमेंट में आई है तो उसमें भी this होता है, तो वो अभी देखेंगे जब क्लास पढ़ेंगे। जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस होता था ना, तो उससे फिर कंस्ट्रक्टर बनता था, तो यहाँ भी लॉजिक समझ में आती है कि एरर फंक्शन के अंदर तो दिस ही नहीं होता, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता ना, तो बिल्कुल नहीं बन सकता, कंस्ट्रक्टर हटा दिया क्योंकि उन्होंने एरर फंक्शन निकाला था। अब एरर फंक्शन निकालते हैं जब देखिए कोई नया फीचर आता है ना किसी भी चीज में, अब उस फीचर के आने से दूसरे कौन कौन से फीचर खराब होते हैं वो भी देखने पड़ते हैं, और हम अक्सर ये नहीं देखते हैं एज अ डेवलपर ना, हम क्या बोलते हैं बस नई चीज लॉन्च करो और पुरानी चीज जो है ना वो भाड़ में जाए। इसकी क्या एग्जाम्पल है कि भाई अंडरपास बनाओ रोड पे और गैस की लाइन पानी की लाइन सब तोड़ दो, नया फीचर बन गया अंडरपास रेडी वीआईपी, पुराने फीचर खराब हो गया कि वो भाई पानी रुक गया और क्यों हो गया, अंडरपास बनाए ना। तो इस वजह से जब भी कोई नई चीज लॉन्च होती है ना तो सारे एक्सपेक्ट उसके देखने होते हैं कि भाई कोई इसकी वजह से दूसरा फीचर तो खराब नहीं होगा। तो अब जैसे एरो फंक्शन आया तो जावास्क्रिप्ट ने देखा भाई इसकी वजह से ना कंस्ट्रक्टर खराब हो गया, क्यों खराब हो गया, क्योंकि एरो फंक्शन में दिस नहीं डाला और कंस्ट्रक्टर को दिस चाहिए होता है, तो बोला अब तो कंस्ट्रक्टर फिर रहेगा नहीं, चलो कंस्ट्रक्टर हटा दो, एक काम करो उसकी जगह क्लास डाल ताकि लोग अपने क्लास को यूज करके कंस्ट्रक्टर बना सकें। क्लियर है। इस तरह कोडिंग में भी जब हम कुछ भी बना रहे होते हैं ना खुद से फीचर और कोई नया फीचर लॉन्च करते हैं तो हमें समझना होता है, देखना होता है कि भाई इससे पुराने फीचर खराब तो नहीं रहते, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप जो है ना एक कंपनी में एंटर हुए अभी काम कर रहे हैं नए फीचर पे, अब आपको पुराने फीचर्स का तो पता ही नहीं होता कि कहाँ चल रहे हैं, कौन कौन सा है,
तो पहले उसको सारा समझना दूसरे टीम के मेंबर से, और फिर उसको बिल्कुल अच्छा समझ के फिर उस पर काम करना और देखना कि जो मैं फीचर बना रहा हूँ उससे क्या क्या खराब हो रहा है, और फिर उसको भी सही करना। ठीक है? हाँ, एक बंदा नहीं ना, सब कम्युनिटी है पूरी। ठीक है? नहीं ना, विंडो यहाँ पे विंडो नहीं देखना ना, कंस्ट्रक्टर में जब ये न्यू लग जाता है न्यू, तो फिर ये दिस जो है ना विंडो को नहीं देखता, ये इसका अपना बन जाता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना? ये न्यू कीवर्ड इस तरह से लगता है। अगर आप न्यू कीवर्ड हटा देंगे तो फिर इसमें विंडो आएगा। एरो में एरो को नहीं जोड़ो ना, एरो तो फंक्शन अलग है। कंस्ट्रक्टर बनाना है तो वो क्लास से बनता है, उसमें क्लास बनती है, उसको बोलते हैं क्लास है। मतलब कंस्ट्रक्टर वर्ड खत्म हो गया, कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर जो काम करता था ना वो क्लास करता है, फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है कंस्ट्रक्टर का। पहले कंस्ट्रक्टर को बनाया जाता था फंक्शन के थ्रू, अब ये 6 में फंक्शन हट गया, अब कंस्ट्रक्टर को क्लास से बनाया जाता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एरो फंक्शन ये उसको जोड़ेंगे नहीं, फंक्शन तो अलग निकल गया ना, और क्लास साइड पे हो गई, सेपरेट हो गई। ठीक है? ठीक है? देखिए, by using an arrow function for print this function does not automatically create a this, कि भाई जो प्रिंट फंक्शन बनाया ना, अगर एरो फंक्शन से बनाया ना तो ये और इसका कोई दिस क्रिएट नहीं होगा, इसके पास कोई दिस नहीं होगा। ठीक है? तो इसमें क्या होगा, एज अ रिजल्ट एनी रेफरेंस टू दिस वुड पॉइंट टू व्हाट दिस वाज बिफोर द फंक्शन वाज क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है कि भाई दिस अगर लिखेंगे ना उसमें, तो वो क्या करेगा, फंक्शन क्रिएट होने से पहले जो इसकी वैल्यू थी ना वो उसमें डाल देगा। कोई बात हो गई पेरेंट। ठीक है ना? इस बारे में क्या आएगा, देखो क्या आएगा इस बारे में, अभी तो बताइए, हमने भी किया ना। इस बारे में क्या प्रिंट होगा, अरे वो जब क्या ऑब्जेक्ट लिखा होगा ये सामने बोला विंडो, ये देखो नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, बोला विंडो, ये सीखा है। ठीक है ना? क्यों ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, क्योंकि जो प्रिंट फंक्शन है ना वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ, तो प्रिंट फंक्शन को दिस में ऑब्जेक्ट मिल गया, तो प्रिंट टू जो है ना वो एरो फंक्शन है, इसके बाद दिस था नहीं, तो इसने इसी का दिस उठाया और ऑब्जेक्ट दे दिया। सही है? तो चलो काफी, वरना तो ज़्यादा मसला हो जाएगा अगर और चीज़ें पढ़ा देंगे। अभी मैं इतना याद रखो, इंटरव्यू में अगर इतना भी बता दिया ना तो बेहतरीन हो जाएगा, कहते हैं पास हो जाओगे, धक्का पास हो जाओगे। सही नहीं, धक्का पास नहीं, फुल पास हो जाओगे। धक्का पास जो है ना वो सिर्फ सिंटैक्स और 2-3 चीज़ें बताने से भी बंदा हो जाता है, लेकिन दिस को अगर इस तरह एक्सप्लेन कर दिया ना तो फिर धक्का है अच्छा पास होगा। रेफरेंस नहीं, नॉलेज। सही भाई, क्लियर है? कर लोगे ना? लेक्सिकल दिस बोल सकते हैं इसको, सही है? सेटल। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, ये हमारा एरो फंक्शन होगा, सही है ना? तो एक चीज़ हम देख लें। ठीक है भाई, हाँ देखिए, फंक्शन आइटरेशन जितनी भी थी ना हमारे पास, उसका ही बता रहा है बस कि हमारे पास मैप था, फिल्टर था, फॉर ईच था, रिड्यूस था, सम था, एवरेज था, ऐसे कि पता नहीं कितने मेथड है। ऐसे ही जहाँ कहीं भी कॉलबैक फंक्शन पास होता था ना, तो अगर आप उसका एरो फंक्शन बनाएंगे तो वो भी कंसाइज हो जाएगा। देखिए छोटा सा, ठीक है? मैप देखें, मैप के अंदर जो फंक्शन है ये कितना छोटा हो गया, ठीक है ना? तो जैसे आप सेट टाइम आउट को पास करते हो कॉलबैक, वो भी एरो फंक्शन बनाओगे। अब जैसे सेट इंटरवल लगाता हूँ, ये देखिए सेट इंटरवल लगाता हूँ एक,
अकाउंट बनाते हैं मिलके हम पहले। मैप सीख लिया। मैप क्या करता है? हाइड्रेशन देखिए अगर यहाँ मुझे बनाना है फंक्शन, चलाना आ गया थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, मैं जैसे सेंट्रल की एग्जांपल ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, काम करते हैं एरर रिड्यूस फॉर ईच, मैप तो ऐसा है रिड्यूस कितना समझ में नहीं आया, फॉर ईच वगैरह और मैप वगैरह। रिड्यूस इतना चलता ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक नई एरर बनानी है मैप ऐसे है कि हर फाइल में चलेगा। और उसमें ना एरे की लेंथ या हर नंबर को मल्टीप्लाई करवा के 2 से शिफ्ट करवाना है। मैप की लॉजिक मैप का यही काम होता है ना, एक नई एरे एंटर करता है बना के। क्या देखिए ये छोटा सा मैंने फंक्शन बनाया और मेरा काम हो गया। तो हमें इंडेक्स देने एरे का, लेकिन जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो कोई एरे हमको नहीं दिख रहा होता, वो डेटाबेस में होता हर है, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके बहुत शिफ्ट बड़ा करता होता है। है। और ये फंक्शन था। अच्छी बनाना है। पहले ये कैसे करते थे मैप, देखो ये हट के फंक्शन बनाते थे हम। ये कैसा मैप बनाया? ये फंक्शन पास करेगा हमारा तो कॉलबैक वाला होता है। ये इन्होंने फंक्शन पास पहले ये काम ऐसे होता था, सही है। एरो फंक्शन से कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो जितने भी मेथड है ना मैप के अलावा भी फिल्टर, रिड्यूस, सम, सब में डाल सकते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी कॉलबैक फंक्शन डालना है वो एरो को यूज करके डाल सकते हैं। यहाँ पे नेम फंक्शन मतलब मतलब कहाँ एरो यूज करना है, कहाँ वो हर जगह एरो करना है, ठीक है ना। मतलब ये सोचना ही नहीं है, मतलब अभी कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हम बोले यार कि हमें ना नॉर्मल फंक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जहाँ कहीं पे फंक्शन बनाओगे एरो फंक्शन बनाओगे, नॉर्मल फंक्शन को जिंदगी से निकाल दो, खत्म बात, ठीक है ना। मतलब कुछ भी ऐसा फायदा नहीं है आगे कि भाई जिसकी वजह से ना उसको यूज करो। विंडोज के वो तो हमारी गलती से आ रहा है ना, उसका कोई नाम लिखा मैं। विंडो का ऑब्जेक्ट हमें क्यों चाहिए होगा फंक्शन के अंदर, डायरेक्ट विंडो लिख के मंगवा लो। देखो अगर आपको फंक्शन के अंदर विंडो चाहिए ना, किसी भी फंक्शन के अंदर डायरेक्ट या ये फंक्शन हो या एरो फंक्शन हो, तो डायरेक्ट विंडो से भी विंडो आ जाते हैं, पता है ना। डायरेक्ट विंडो से भी विंडो आ जाता है, ठीक है ना। चाहे ये नॉर्मल फंक्शन हो चाहे, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन की ना कोई भी चीज जरूरत नहीं जरा, ये सब हो गया था लैटेंट कॉस्ट। मॉड्यूल्स जो है ना ये थोड़ा बाद में देखेंगे, बड़ी चीजें। टेम्पलेट स्ट्रिंग हमने देखा हुआ है, जैसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना हो, एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन, टैग टेम्पलेट्स, ठीक है ना। तो आसानी है, इसका डॉलर बना के उसमें हम कोई भी नई वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है ना। इसका नाम है टेम्पलेट लेटरल। बस ये बहुत काम की चीज़ है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन ये भी एक लॉजिक है। ये भी ये पहले तो हो गया ना। PS5 में पहले अपेंड चाइल्ड, डिपेंड चाइल्ड, अबे हाँ, अपने क्रिएट एलिमेंट, तो हम लोग को ये थोड़ी पढ़ा है तो सर, रिजवान ने तो अपेंड चाइल्ड ही पढ़ा है ना। उसके बाद क्लास के बाद में देखेंगे। आखिरी के 2-3 महीने तो फिर ये पढ़ा दिया। और ये भी रीस्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं, थोड़ी आसान है। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, अगर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, ठीक है ना, लास्ट नेम, ठीक है, और भी डिटेल हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ स्कूल, ठीक है।
मुझे ना ऑब्जेक्ट में से एक एक करके सारी डिटेल्स चाहिए। जैसे मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्कूल नेम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट डॉट, फिर स्टूडेंट डॉट स्कूल डॉट। अच्छा अब देखिए मैंने ये वैल्यूज मंगवाई, लेकिन आप इसमें एक चीज नोट करिए, स्टूडेंट 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 बार बार लिखना पड़ रहा है, ऐसे ही ना। लेकिन चाहिए तो हम सिर्फ फर्स्ट नेम जो चाहिए वही लिखे ना, हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। अगर ये 50 प्रॉपर्टीज होती जिसमें चाहिए होती है हमें, तो हमें 50 पर स्टूडेंट बिना वजह लिखना पड़ता, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, ऐसे ही ना। तो डी स्ट्रक्चर से हमें ये फायदा हो गया कि हमने ये ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर बनाए इसका यूं, और इसका आगे जो ना स्टूडेंट बोलते हैं। और स्टूडेंट में से आप कुछ भी निकालना है ना, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें इस तरह, फर्स्ट नेम चाहिए मुझे, लास्ट नेम चाहिए और मुझे स्कूल चाहिए, और यहाँ से ना स्टूडेंट हटा लें, ठीक है सर। बहुत अच्छा बना रहे हैं, क्लियर है। तो अब इससे हमारा काम हो जाएगा। तो ये क्या डिस्ट्रक्शन, अच्छा स्कूल पे डालें, क्योंकि हो सकता है स्कूल के अंदर भी ज़्यादा हो, तो नीचे एक और बार बनाया आपने ये, और स्कूल लिख दिया और इसमें लिख दिया आपने नेम, ठीक है। सिंगल ऑब्जेक्ट से एक ही बारी में उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो निकालें। तो ये क्या है भाई, डी स्ट्रक्चरिंग, क्लियर, आसान है, ठीक है। इसमें और भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अच्छा इसमें आप शॉर्ट तरीका वैसे एक तो ये मैंने बता दिया, स्कूल का अलग से आपने रिस्ट्रक्चर कर दिया, आप यहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे स्कूल आप चाहते हैं कि इसी वेरिएबल में काम हो जाए, तो स्कूल के आगे आप इस तरह बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट और उसमें लिख देंगे नेम, तो अब भी ये काम हो जाएगा। देखिए स्कूल लिखा, इसी आगे ऑब्जेक्ट बना के उसमें से नेम निकाल लिया, ये एक सिंटैक्स है इसका, जिससे स्कूल के लिए अलग से रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। तो नेम के अलावा भी कुछ होता है ना इसका, जैसे नेम, और इसको हम बोल देते हैं लोकेशन। अब मुझे लोकेशन भी निकालनी है स्कूल की, तो मैं यहीं पर ही नेम के आगे कॉमा लोकेशन लिख दूंगा, और जहाँ कहीं भी लोकेशन चाहिए होगी console.log डायरेक्टली लोकेशन लिखूंगा। कहाँ पर बना है, कहाँ बना हुआ है, लाइन नंबर 1 पे है। चलो इसको लॉक कर देते हैं, लोकेशन क्यों बना हुआ बोल रहे हैं, कीवर्ड नहीं है, हो सकता है इसने कैश वगैरह में सेव कर दिया, मैंने नहीं बनाया हो जैसे। हाँ लोकेशन कीवर्ड है, सॉरी लोकेशन कीवर्ड है, लोकेशन से लोकेशन करती है ना, विंडो डॉट लोकेशन होता है लोकेशन, ठीक है। तो इस वजह से नहीं बन रहा था वो, क्लियर है। डुप्लीकेट हो गया, नेम भी कीवर्ड था जावास्क्रिप्ट में पहले जॉब नहीं की, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। VS कोड बता रहे हैं हमें कि ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। नेम की जगह कुछ और कर लें, तो मसला कोई नाम कर लें, सही। एक्चुअल में नहीं कर दे, अभी क्लाइंट के प्रोजेक्ट में आप बोलो नाम, क्लाइंट में ये क्या है भाई नाम, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा अब इसमें ना वैल्यूज अनडिफाइंड भी हो सकती हैं, जैसे फर्स्ट नेम मैंने मंगवाया था लेकिन फर्स्ट नेम था नहीं, तो फर्स्ट नेम में क्या आएगा, अनडिफाइंड। तो ना आप डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं इसके अंदर। आप इसमें बोलते हैं भाई फर्स्ट नेम अगर नहीं देना तो आप उसको बोल दो नॉट प्रोवाइडेड, फर्स्ट नेम होगा तो फर्स्ट नेम आ जाएगा, वरना मतलब डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया, देखो फर्स्ट नेम दे रहा हूं मैं, तो अब क्या आएगा, नॉट प्रोवाइडेड अहमद होगा तो अहमद आ जाएगा, वरना तो इस तरह डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, क्लियर है। ये कैसी जावास्क्रिप्ट लिखना है यार, ये कैसा सिंटैक्स है, समझ में आ रहा है। ये सब आसानी है, मुश्किल नहीं, बल्कि हमारी आसानी के लिए है।
अब यही सारा काम करना पड़ता ना, बहुत सारा कोड लिखना पड़ जाता। अब जैसे इसमें डिफॉल्ट वैल्यू डालनी होती तो हम कंडीशन लगाते कि इफ अगर फर्स्ट नेम नहीं है तो भाई इसके अंदर आप ये डाल दो नॉट वर्ड, तो लंबी हो जाती है। इसमें देखें शॉर्ट सिंटैक्स में अच्छा काम होता है। अच्छा ये जो नेस्टिंग है ना ये आगे तक कर सकते हैं, हो सकता है स्कूल के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे लोकेशन भी एक ऑब्जेक्ट हो, और फिर लोकेशन के अंदर ना हमारे पास क्या हो, लेट लॉन्ग ले लेते हैं, सही है, ठीक है। तो जैसे लॉग ये ऑब्जेक्ट है ना, तो हम इसके अंदर आगे ये बना सकते हैं, ठीक है। अब लेट लॉन्ग चाहिए होंगे तो डायरेक्टली मिल जाएंगे, राइट है। तो इस तरह हो सकता है लेट लॉन्ग के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट हो, तो सिंटैक्स चलता रहेगा इसका, ऐसा नहीं कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, मैंने हेल नहीं है, अच्छा है, सेट है। हाँ बिल्कुल। अब देखें ना, अब जैसे लोकेशन था, चलो मुझे लोकेशन ही रखना है नाम, क्या रखना है, खैर अभी तो कोई मसला नहीं आएगा, इसको लोकेशन कर दो क्योंकि इसको यूज नहीं कर रहे हैं। ये लोकेशन अगर ये होती कि जिसको हम यूज करते हैं ना वेरिएबल के तौर पे, ऐसे अभी एरर आ रहा था ना, तो वो बोला था भाई लोकेशन तो ऑलरेडी पड़ी है, हमारी लोड कर दिया, ठीक है, बोला लोकेशन तो है ऑलरेडी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा लोकेशन है, एक काम करो ऑब्जेक्ट में तो वही रहने दो कि ऑब्जेक्ट को हम हर बार चेंज कोई कर सकते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्ट एपीआई से आ रहा हो, ऐसा ही है ना कि हमने एपीआई यूज किया अभी वेदर की और कौन चीज, तो हो सकता है लोकेशन और वहां से आ रहा हो, तो वहां से आएगा तो उसको हम कर ही नहीं सकेंगे कुछ, तो हम क्या करें, इसके आगे इसका नाम कॉलम डालें और इसका न्यू नेम लिख दें, इसको बोल दें भाई लॉग या कुछ भी लिख दें, न्यू लोकेशन या कुछ भी नाम हो सकता है मतलब इसका, सही। तो अभी इस नाम से नहीं बल्कि इस नाम से मिलेगा, चले अभी इसको नहीं जानता, इसको जानता है, चले लोकेशन वहां पे वहीं रहेगा, यहाँ पे हमने इसका नाम चेंज किया, क्योंकि हो सकता है जब आप ये काम कर रहे हो ना तो सेम नेम की दो की क्या है, पीछे से कुछ चेंज नहीं कर सकता। अब जैसे स्कूल का नेम था और अगर लोकेशन का नेम भी आ गया, ठीक है, तो आगे जाके तो अब आपके पास दो नेम होगा, करने का काम नहीं होगा, स्कूल का अच्छा हमने नाम पढ़ लिया, चलो नेम कर लेंगे बात, अब अगर दो नेम होगा तो एरर आ जाएगा, तो अब आप एक नेम को ना खुद से क्या करोगे, इसके आगे आपने कॉलम लगाया और आपने बोल दिया लोकेशन नेम, समझ में आया, ये इसलिए इस्तेमाल होता है, ठीक है भाई। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की रीस्ट्रक्चरिंग, और एरे की भी होती है, एरे की भी होती है, एरे की लेकिन ज्यादा नीड नहीं होती करने की, क्योंकि एरे की जरूरत नहीं पड़ती इतनी, लेकिन जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं अगर करनी हो तो, लेकिन ऑब्जेक्ट की रीस्ट्रक्चरिंग बहुत काम आती है, बहुत टाइम बचा लेती है और अच्छी है। एरे में हमारे पास क्या है, जैसे हमें एक एरे है, अच्छा ये जावास्क्रिप्ट के बाद आप कुछ भी आप करेंगे काम तो फिर यही चीजें यूज करनी है, तो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन यूज करना छोड़ दें, एरे यूज करें, वाइल एडवांस करें, डिलीट सर्चिंग करें, और जहां कहीं भी फंक्शन पास करना हो वहां पे एरे फंक्शन करें ताकि प्रैक्टिस में आ जाए ना। अच्छा जिसको ES5 की आती है उसको भी जॉब मिल जाती है, लेकिन उसको बोले अगर ES6 आती है ना तो बोनस होता है, बल्कि उसको ज़्यादा जल्दी रखते हैं क्योंकि अच्छी जावास्क्रिप्ट लिखेगा ना, क्योंकि नया वर्जन की चीज़ लिखेगा। तो इस तरह एरे की रीस्ट्रक्चरिंग भी हो जाती है, जैसे मैं लिखूंगा ABC, देखिए इसमें ना सीक्वेंशियल होती है कि भाई जैसे A में क्या आएगा, B में लाहौर, इस्लामाबाद आएगा C में। अब ऐसा नहीं मैं B पहले ले जाऊं A बाद में लिखूं तो कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं तो अब B में क्या होगा
बी में कराची होगा, ठीक है, ए में जो है वो लाहौर होगा। सीक्वेंस देखी जा रही है ना, कराची जीरो टेक्स्ट में ना, तो यहाँ पे जीरो पे आपने कुछ भी लिखा उसको आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरे की बेस स्ट्रिंग भी होती है, समझ में आ रही? एरे के अंदर लिस्ट है नहीं लगे। फिर इस नेस्टेड एरे भी हो सकती है, लेकिन ठीक है। एरे एरे होना चाहिए ना, जहाँ भी हम मंगवा रहे हैं वो एरे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। भाई अभी बता रहे हैं कि लूप में भी कर लें और नहीं भी कर लें, सब जगह चलेगी। इसमें एरे होना चाहिए बस। तो ये न्यू मैथ ना ये भी एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसकी ये अलग चीज़ है, थोड़ी सी आगे देखेंगे मैथ वाली, ठीक है। बाकी पैरामीटर की देखें, डिवीजन स्ट्रिंग कर ली, पैरामीटर की हो जाती है ऑब्जेक्ट में। ये पैरामीटर जो है ना फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होते हैं, समझो मैंने फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट पास किया एज अ आर्गुमेंट। मैंने कहा भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वैसे ही कुछ समझ आना चाहिए लोगों को, समझना चाहिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट था ना, मैंने जो पास किया आर्गुमेंट वो एक ऑब्जेक्ट है। अब जब मैं रिसीव करूंगा मुझे इसमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऐसे ही। तो मैं यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट लेने के बजाय यहाँ पे ही डिस्ट्रक्शन कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ये मैंने ब्रैकेट्स और इसमें बोल दूँ भाई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो मुझे फंक्शन के अंदर दोनों चीजें अलग अलग मिल जाएंगी। स्प्रेड ऑपरेटर तो आता होगा आपको, क्या करता है? वाह यार, आता है भाई। एरे की बनाता है सर, ऑब्जेक्ट की बनाता है सर। जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो, अगर स्टूडेंट है, अच्छा मैं चाहता हूं कि यार ये एक ना नया ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें भी 10-12 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसमें भी पहले से हो सकती हैं। मैं चाहता हूं दोनों को ना मर्ज कर दूं, दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में। तो इसका क्या होगा, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे हम आसानी। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, इस पर लूप चला के कर देंगे, 3 का लूप चला दिया और डाल दी सारी प्रॉपर्टी। लेकिन ये आसान तरीका कि 3 डॉट्स लगाएं, स्टूडेंट लिया, ठीक है, कॉमा 3 डॉट्स लगाएं, ऑब्जेक्ट लिया। तो ये क्या करेगा 3 डॉट, ये अगर ऑब्जेक्ट है ना तो इसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज उठाएगा, कॉपी करेगा और यहाँ आगे डाल देगा। फिर इस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी, सारी प्रॉपर्टी उठाएगा, यहाँ आगे डाल देगा। तो इसका मतलब मर्ज में सारा आ जाएगा। अब समझ आ गया, आज की क्लास से फायदा हुआ। मर्ज हो गया, सेट है। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर कहलाता है और ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और ये एरे पे भी चलेगा। जैसे एरे पूरी कॉपी करनी हो, कहीं और डालनी हो, ठीक है, तो एरे पे भी चल सकता है ये। तो ये एरे पे चल रहा है, फर्स्ट एंड द रेस्ट। एरे की डिस्ट्रक्टिंग पे भी चल गया, देखा एरे की जो डिस्ट्रक्टिंग थी ना, कि अगर आपने तो उसमें सिर्फ फर्स्ट वाला निकालना हो, अगर तो बोलो भाई फर्स्ट वाला आ जाए ए, बाकी की मुझे चीजें जो है ना वो सारी एक ही उसमें चाहिए वेरिएबल में, तो आप जो है इस तरह रेस्ट लगा देंगे। तो console.log ए में कराची आएगा और रेस्ट में क्या आएगा, एरे आ जाएगी एक और, उसके अंदर ये दोनों पड़े होंगे। ऐसा कभी करेंगे नहीं, मतलब बता रहे हैं कि हो सकता है, फायदा ये होगा उसी से उठा लेते जाए, ठीक है, सिर्फ बता रहे हैं कि हो सकता है।
इसी तरह फंक्शन में भी हो सकता है कि आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन को आर्गुमेंट पास किए गए ये 3, ठीक है ना, 3 आर्गुमेंट पास किए गए, तो फंक्शन में भी रेस्ट लगा सकते हैं आप। ये तीनों के तीनों आर्गुमेंट रेस्ट के अंदर ले जाएंगे, इसको बोलते हैं रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा या वो एरे बनेगा? पास हमने इंडिविजुअली किए हैं और मिल के आगे हमें एरे, क्योंकि हमने ये रेस्ट ऑपरेटर लगा दिया। ये क्या बोलते हैं? क्लियर? रेस्ट नाम लिखना जरूरी नहीं है, तो नाम है सही। कभी आप समझे रेस्ट लिखना जरूरी है नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं ए लिख दूं, ठीक है। स्ट्रेट ऑपरेटर समझ में आ गया? तो ये छोटी छोटी चीजें। और अच्छा ऑब्जेक्ट में भी लगा हुआ देखें कि भाई ऑब्जेक्ट में से आपने एक ही की उठाई और बाकी सब कॉपी कर लिया, तो जरूरत पड़ने पर ही करेंगे, मतलब जो भी चीज़ है जैसा मान लो, मतलब ऐसा करें कि इसको ना कोई मतलब हावी ना लें कि अब पता नहीं क्या एडवांस जावास्क्रिप्ट है। सिंपली जो भी जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना है आप कोशिश करें वो एडवांस में लिख लें, खत्म बात। सिंपल वो ऊपर था ना ऐसे, वही है ना, ब्रैकेट बनाए थे, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट, और ये नेस्टेड है, इसके ऊपर ये सेक्शन सही है ना। तो सारे सिंटैक्स जो है ना बड़े इजी हैं और अच्छा है कि आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, तो फायदा होगा, जल्दी काम होगा, कोड अच्छा होगा, ठीक है, और काफ़ी सीखने को मिलेगा। और जितनी भी नई चीज़ें बनती है ना, कोशिश यही की जाती है कि लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट पेपर बनाएं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं बहुत सारी, और इसके अंदर बड़ी चीज़ें भी हैं जैसे कि क्लास है और दूसरी चीज़ें, तो बड़ी चीज़ें एंड में देखेंगे, छोटी छोटी हम सारी पहले देख लेंगे। क्लियर है? इसी का कोई सवाल? अच्छा अब यहाँ पे असाइनमेंट्स क्या करें हम? नहीं बनाते क्यों भाई? पेपर चल रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, छाप देना और क्या, ठीक है। तो खैर मजाक कर रहा हूँ, छापना नहीं, ठीक है, मेहनत से करना। तो हाँ, थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए ना, मतलब ठीक है। अच्छा मैं एक टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को, वो करना है, सही? क्या देखो आपने जो बनाया है, मेरे को सारा टास्क, तो मैं टास्क दे रहा हूँ आपको। टास्क क्या होगा, टास्क समझने पहले ना, जैसे मैं आपको कोल ऐप का एक चीज बता रहा था ना कि ये करना है, जैसे कि आपके पास होगा एक टेक्स्ट एरिया, ठीक है। आपके पास ये क्या आ गया, टेक्स्ट एरिया, तो 100 और ज़्यादा हो गया, 20 कर दें। ये होगा आपका टेक्स्ट एरिया, इसमें मैं लिखूंगा क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला भाई क्या लिखूं, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है ना, और ठीक है ना। तो इसमें हम लिखते हैं लव लैंग्वेज, है ना भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये इसके 4 ऑप्शन हो गए, और ना हम ये करेक्ट हो गया, मैंने इस पे स्टैटिक लगाया, इसका मतलब
करेक्ट हो गया। अच्छा इसका एक लाइन का स्पेस दिया, व्हाट इज HTML? वेबसाइट, हैकिंग लैंग्वेज, सही है? और सही भी बोल रहे ना? और क्या लिखो? फर्स्ट लव। सर सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो उसमें हम डाल देते हैं अपना ये वाला सही जवाब। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 2। वाह यार, आप लोग तो देख रहे हैं, आप तो प्रोग्रामिंग से भी तेज आपकी आई, लेकिन हम चाहते हैं ये ना जावास्क्रिप्ट देखिए, आप ना देखा, सही है? जावास्क्रिप्ट कैसे देखिए? जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट एरिया में से सारे टेक्स्ट को उठाए, एक एरे बनाए, एरे के अंदर डाले पहला क्वेश्चन, क्या आएगा? ये आएगा। और एरे के अंदर डाले ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन 1, ठीक है? इस तरह ऑप्शन 2, समझो 3 4 भी डाल दिए मैंने। अच्छा, अब इसमें से जो सही जवाब था वो डाल दें। नहीं, ये सही जवाब नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे, स्क्रिप्टिंग भी बोल देंगे, दोनों में से जो पहले तो ऐसे लिखा है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। फिर नीचे दूसरा क्वेश्चन का बनेगा दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है यार? तो हम तो इसको समझ रहे हैं कि ये 2 क्वेश्चन है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को समझना चाहिए ना भाई ये बात को। और फायदा क्या जावास्क्रिप्ट का? जब इतनी चीजें ना समझे जावास्क्रिप्ट तो फायदा क्या? ठीक है, और जो भी आंसर होगा, अच्छा ये एक भी उठाना है, उसके 2 इसके एक उठा लो, पूरा उठाना है, ये मैं टाइम बचाने के लिए कम लिख रहा हूँ। और बस ये बना के मुझे दिखा देना है, सही है? बन जाएगा? चैट जीपीटी को नहीं दे देना, बोला ये हो, ये चैट जीपीटी हमारे पास टेक्स्ट चाहिए और ये चाहिए हमें, चैट जीपीटी ये लो भाई। नहीं समझा क्या करना है? भाई सिंपल है कि जो भी तो आया ना लिखा हुआ हाँ वो तुम्हें एरे के अंदर डालना है, और ये इनपुट है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, आउटपुट उसके है। अंदर सारा कंसोल जो शो हो जाए। अच्छा देखिए, डेवलपर ना अच्छी कैसे समझते हैं किसी टास्क को, उसको इनपुट दिखाया जाए और आउटपुट दिखाया जाए, बाकी ज़्यादा कुछ ना बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। अभी क्या होगा, कैसे ऑप्शन 2 तुम लिखोगे, मैंने इनपुट दिखा दिया, ये इनपुट है, ये तो हम इनपुट को डॉट वैल्यू से गेट करेंगे ना, मैं यूजर मतलब तो खुद आगे इनपुट लिखेगा। आउटपुट निकालना है, समझे? अब वो कैसे भी करें, आप लूप चलाएं, कुछ भी करें, ठीक है? और फिर हम देखते हैं कि कौन क्या करता है नेक्स्ट क्लास में। ये हमने रूल खुद बनाया, जैसे हमने बोला, अच्छा आपने देखिए क्वेश्चन का भी रूल है ना, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आएगा हमें पता चल जाएगा ये क्वेश्चन है, जहाँ पे स्टेटिक आएगा हमें पता चल जाएगा ये आंसर है, जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है वहाँ पता चल जाएगा ये ऑप्शन कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे एक लाइन का ब्रेक आ गया इसका मतलब हमें पता चल जाएगा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ये सारे रूल है ना, तो इस रूल को देखते हुए हम आउटपुट बना लेंगे, बन जाएगा? डिफरेंस में पड़ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करना ये खुद से बनाओ, बहुत लर्निंग है इसमें, ठीक है? दिमाग चलेगा थोड़ा और लेकिन ना बन जाएगा, ठीक है भाई? तो नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करता हूँ ये टाइम ओवर, कल देखते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको।